Assalamualaikum and welcome back to online class of the chemistry. So dear student, last time हमने थर्मोडायनामिक केमिकल थर्मोडायनामिक स्टार्ट कर दिया था फिजिकल केमिस्ट्री से. ओके, उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी देख लिए हैं. जैसे सबसे पहले तो हमने देखे थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स क्या है. ओके, उसके बाद सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे, है ना. क्लासिफिकेशन देखे हमने सिस्टम की. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम? यस, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी, है ना. मास और एनर्जी एक्सचेंज किसके बेस पर? सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एक्सचेंज होती है अगर मास और एनर्जी, तो उसके बेस पे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम उसको कहा था हमने कि भाई जो सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी और मास एक्सचेंज कर सकता है. ओके, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लिए थे हमने, कोई भी ओपन प्रोसेस जो चल रही है, जैसे एक बीकर के अंदर पानी ले लीजिए आप, या फिर एक कप ऑफ टी ले लीजिए, या फिर कोई भी प्रोसेस जो ओपन है जिसके अंदर एनर्जी और मास एक्सचेंज हो सकता है, क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम कहलाता है. ओके, उसके बाद में देखिए हमने क्लोज सिस्टम. ओके, क्लोज सिस्टम किसे कहा हमने कि भाई एक क्लोज वेसल के अंदर कोई भी चीज ले लीजिए, या फिर कोई भी एक पैक सील के अंदर अगर कोई सब्सटेंस हमारा रिएक्शन करवा रहा है जो कंप्लीटली सील्ड है. ओके, तो ये सिस्टम हो जाएगा हमारा क्लोज सिस्टम. जैसे ओके, तो ऐसा सिस्टम कहलाता है क्लोज सिस्टम. और एक स्पेशल टाइप देखे थे हमने आइसोलेटेड सिस्टम. उसके अंदर देखे थे हमने कि आइसोलेटेड सिस्टम उसे कहते हैं हम द सिस्टम which cannot exchange neither energy nor to mass with surrounding. है ना, वो एनर्जी एक्सचेंज करता है और ना ही मास एक्सचेंज करता है सराउंडिंग से. ऐसा सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, तो ये टॉपिक याद रखना है आपको. मगर एक बात बता दूं मैं आपको कि हमने जो एग्जांपल लिए थे थर्मास की, कि भाई जो आइसोलेटेड सिस्टम समझाया गया था आपको उसके जरिए से. अब ये थर्मास के अंदर जो हम चाय वगैरह रखते हैं, कोई भी गर्म चीज रखते हैं, कब तक की बेटा गर्म रहती है? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, और अच्छी कंपनी में हो 1 दिन, मगर दूसरे दिन तो वो ठंडी हो ही जाती है ना. ओके, तो याद रखिए देयर इज नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इन द वर्ल्ड. ओके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दुनिया के अंदर कि भाई कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो. ओके, मगर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिखेंगे आप कि भाई व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम? द सिस्टम व्हिच कैन नॉट एक्सचेंज मास एंड एनर्जी विद सराउंडिंग. क्लियर? ओके, नाउ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपने को, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. ओके, तो देखते हैं. नेक्स्ट टुडेस टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. ओके, सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है. ओके, अभी समझने के लिए हम सिंपल से एक्सप्लेन करके देखते हैं. ऐसा करिए, यहां पर कंसीडर कर लीजिए जो क्लासरूम है, ये सिस्टम है. ठीक है, अब क्लासरूम के अंदर क्या है? इसका कुछ टेम्परेचर होगा. ओके, इसका कुछ वॉल्यूम होगा. ओके, ये सब क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज है. टेम्परेचर है, इसका वॉल्यूम है, इसमें क्या है? प्रेशर है. ओके, अब नंबर ऑफ कोई बच्चे वगैरह बैठे हो अगर, तो क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे, उसको हम मोल्स कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स. ओके, और इसका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा. अगर कोई चीज है इसके अंदर लिक्विड है तो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका 100 डिग्री सेल्सियस. ऐसे बॉइलिंग पॉइंट होगा. ठीक है, इसकी कुछ की एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी. ओके, इसमें एंथैल्पी होगी. ओके ना, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है. ओके, तो ये कहलाती है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे हम? द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच आर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर. ओके, यानी वो मैटर के अमाउंट पर डिपेंड होती हो, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. यानी जो डिपेंड होगी, क्वांटिटी पे डिपेंड होगी, मैटर की क्वांटिटी पर. अगर कम मैटर है तो वो प्रॉपर्टी कम होगी, और ज्यादा मैटर है तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी? ज्यादा होगी. जैसे एग्जांपल लेते हैं यहां पर, जैसा मास, कोई भी चीज का वेट, वजन. ओके, इसके अंदर अगर हमने मास में रख दिए, ओके, तो मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. आपको पता है अगर ये चॉपस्टिक है, इसको कुछ ना कुछ मास होगा. ओके, मान लीजिए 10 ग्राम. अगर मैं बॉक्स ले लूं चॉपस्टिक का तो उसका वजन ज्यादा होगा क्योंकि उसमें ज्यादा चॉपस्टिक है. तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के अमाउंट पर डिपेंड होती है, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ओके. दूसरी प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी.
ये उसके अपोजिट कर दीजिए, यानी वो प्रॉपर्टी मैटर पे डिपेंड थी और ये प्रॉपर्टी मैटर पे डिपेंड नहीं होगी। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which are independent on the amount of matter present in the system। ओके, बड़े सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं आप, इसके अंदर इन है मतलब इंडिपेंडेंट ऑन मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। ओके, चलिए देखिए और भी एक तरीके समझाते हैं आपको समझाने के लिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। पर सिंपली एक बार फिर से देख लीजिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड होगी, ज्यादा अमाउंट है तो ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, कम अमाउंट है तो कम होगी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं होती है, वो फिक्स रहेगी, चाहे वो 1 चॉपस्टिक के लिए जितनी है, 2 चॉपस्टिक के लिए उतनी रहेगी, बॉक्स 2 चॉपस्टिक रहेगा उसके लिए उतनी रहेगी, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हमारे पास में ये जो सिस्टम लिया है इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी। ओके, क्या करना है आपको, इमेजिन करना है कि अगर मैं इस बॉक्स को हाफ कर दूं, इसको कट कर दो, इमेजिनली ऐसा कंसीडर कर लीजिए, आप जो भी रूम में बैठे थे उसको आप कट कर रहे हैं। ओके, ऐसा हाफ कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी इसके कट करने से हाफ हो जाएगी वो हो जाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो डिपेंड इसलिए हाफ होगी। ओके, और जो हाफ नहीं होगी वो होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं, बात करते हैं टेम्परेचर की। अभी पूरा रूम है, अभी फिलहाल यहाँ पे जो रूम का जो टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर कंसीडर कर लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैंने क्या किया, ऐसा कट कर दिया, ऐसा इमेजिन कर लिया मैंने, इसको 2 पार्ट कर लिया अपने रूम के। ओके, तो अब मुझे बताइए इधर के हिस्से में जो अभी रूम टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, और इधर के हिस्से में जो रूम टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। क्या इधर हाफ हो गया होगा, वो 30 का 50 इधर होगा, 50 इधर होगा? नहीं, इधर भी 30 ही होगा और इधर भी कितना होगा, 30 होगा, यानी टेम्परेचर तो सेम रहेगा ना। ओके, आप अपने घर के अंदर है, आप कमरा होगा, तो कमरे के अंदर फिलहाल जो भी टेम्परेचर होगा कंसीडर कर लीजिए, आपने उसको 2 पार्ट कर दिए कमरे के। ओके, तो क्या टेम्परेचर कम हो जाता है क्या? नहीं, टेम्परेचर तो क्या रहेगा, दोनों का भी सेम रहेगा। मतलब टेम्परेचर एक ऐसा अमाउंट हो गया, एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जो मैटर पे डिपेंड नहीं है, साइज पे डिपेंड नहीं है। ओके ना, तो टेम्परेचर कहां पर लिखूंगा फिर मैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ओके, ऐसी वॉल्यूम, अभी पूरे रूम का वॉल्यूम होगा कुछ, ठीक है। अब मैंने उसको हाफ कर दिया तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा फिर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, ऐसे अब प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर एरिया। ओके, ये समझ लीजिए बच्चों की इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भाई प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर एरिया, यानी कितना फोर्स कितने एरिया पे पड़ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ अपने ऊपर क्या होता है, गैसेस का फोर्स होता है जिसको 180 बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने उसको कट कर लिया, इमेजिन करिए आप उसको हमने कट करिए, ओके, तो इधर जो प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी 180 में होगा, इधर भी कितना होगा, 180 में होगा। ओके, तो ये जो प्रेशर है ये भी क्या होगा, फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसी नंबर ऑफ मोल्स, ये तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी वाली चीज है। अगर मान लीजिए क्लासरूम के अंदर अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, ओके, और मैंने इसको हाफ कर दिया तो 25 इधर हो जाएंगे, 25 इधर, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या होगा फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें, वाटर तो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस, तो ना मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा अमाउंट के साथ, ना बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ऐसे इंटरनल एनर्जी, जितनी साइज रहेगी, जितना मैटर रहेगा उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी रहेगी, तो इंटरनल एनर्जी का क्या होगा फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। और मास भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंसिव, सेकंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव किसे कहेंगे हम, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच आर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में जितना अमाउंट प्रेजेंट रहेगा वो उस पर डिपेंड रहेंगे, कम है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आएगी, ज्यादा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आएगी, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव की अपोजिट जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं होगी, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ओके ना, डेंसिटी, ये सारी चीजें क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। क्लियर? ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। ओके, अब क्या होता है स्टेट ऑफ दिस सिस्टम,
स्टैंडर्ड, एक लेवल, कोई कांस्टेंट चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए कि एक सिस्टम ले रहे हैं, एक सिलेंडर है, ओके, इसमें क्या है, पिस्टन रखा हुआ है जो वेटलेस है, फ्रैक्शनल लेस है, इस पे ध्यान नहीं देना, तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि हमने सिस्टम में लिया क्या है। हमने क्या करे, 1 मोल गैस लिए, क्या लिए, 1 मोल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको पता है 1 मोल मतलब क्या होता है, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, 1 मोल गैस लिए, कोई भी एक रैंडमली गैस कंसीडर कर लीजिए आप, जिसको हमने 1 मोल गैस लिए, टेम्परेचर फिक्स है हमारा कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी कितना फिक्स है, कितना है, 1 atm। यानी ये वो सिस्टम हो गया जहां पर जो भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है हमारे सिस्टम की, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, डेफिनाइट है। तो ये कहलाता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या कहलाता है ये, स्टेट ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ओके, द लेवल at which the all values of this system, properties of all values of the system is definite or fixed. Okay, इन सब की वैल्यू क्या है, फिक्स रहेंगे। मतलब इसको बोलेंगे हम भाई सिस्टम क्या है, स्टेट पर है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे इसके अंदर कि भाई अमाउंट कितना है, आप बोलेंगे 1 मोल, जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, दूसरा अगर मैं ये पूछूं कि इसका टेम्परेचर बताइए, आप मुझे क्वांटिटी बता देंगे, फिक्स कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर बताइए 1 atm। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके अंदर फिक्स है। तो ऐसी लेवल सिस्टम की कहलाती है स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्लियर? ओके, ओके, स्टेट फंक्शन किसे कहेंगे हम, कि सिस्टम की वो प्रॉपर्टी, सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच आर डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है स्टेट फंक्शन, इसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। ओके, दूसरी चीज होती है पाथ फंक्शन। अगर ये समझ लेंगे तो और भी आसानी जाएगी आपको। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, पाथ इज नथिंग बट इट इज अ वे, रास्ता। ओके ना, तो पाथ फंक्शन किसे कहेंगे, जैसा कंसीडर कर लीजिए कि भाई किसी को वर्क करना है, और वर्क कैसे करना है, ए से बी तक वर्क करना है। ओके, बहुत सिंपल सा एग्जांपल के जरिए समझ में आ जाएगा आपके स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। अगर मुझे ए से बी तक की वर्क करना है, और वर्क आपको मालूम है किसे कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इसने यहां तक ही जाना है, ए को बी तक जाना है। उसके लिए पॉसिबल वे कौन से है, एक तो इस तरीके से जा सकता है स्टेट, ओके, या फिर ड्रॉन लेके जा सकता है इस तरीके से, यानी ये पहला तरीका इसके पास, ये दूसरा तरीका, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, ये तीसरा तरीका। यानी ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास में 3 पॉसिबल वे, स्टेट है ना, इधर से टर्न लेकर जा सकते हैं अपर साइड से या फिर लोअर साइड से। ओके, या अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी को मॉल वगैरह में जाना है, सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो उसके लिए पॉसिबल वे क्या है, एक तो वो सीढ़ियों से जा सकता है, पहला तरीका, दूसरा लिफ्ट से जा सकता है, ओके ना, और तीसरा तरीका क्या है, अगर वो सुपरमैन होगा तो उड़कर भी जा सकता है। बस क्या वर्क हो रहा है ना, वर्क क्या हो रहा है कि मैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहा है, मगर उसके लिए उसके पास पॉसिबल वे है, अलग अलग रास्ते। क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिसमें वो रास्ते का इस्तेमाल ना करे, कोई वे का इस्तेमाल ना करे और डायरेक्ट अपना वर्क कर ले? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो मिस्टर इंडिया भी होगा, मिस्टर इंडिया पता है ना आपको, जो उसके हाथ में वॉच वगैरह होती है ना, उसको ऑन करता है तो गायब हो जाता है, फिर चले जाता है। मतलब जाने के लिए तो उसको रास्ता लगेगा ही ना। अगर यहां से उसको ऊपर तक जाना है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो कोई ना कोई तो रास्ता चूज करना ही पड़ेगा उसको, है ना। एक तो सीढ़ियों से जाएगा, लिफ्ट से जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऐसे जंप करके जाएगा, मगर रास्ता चूज करना पड़ेगा। रास्ते के बगैर वर्क पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ पर, जो रास्ते पे डिपेंड होती है, कहलाती है पाथ फंक्शन। क्या कहलाती है ये? पाथ फंक्शन। क्लियर हुआ क्या? ओके, व्हाट द पाथ फंक्शन? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच आर डिपेंड ऑन द पाथ टू कंप्लीट, इट्स कॉल्ड पाथ फंक्शन। जैसा वर्क, वर्क क्या हो गया? पाथ फंक्शन हो गया। और दूसरा याद रखिए हीट, वर्क एंड हीट इज अ पाथ
फंक्शन, ये तो एग्जांपल है हमारे पास पाथ फंक्शन के लिए। अब स्टेट फंक्शन किसे बोलेंगे हम कि भाई ऐसी सिस्टम की प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड होती है, क्या कहलाती है? स्टेट फंक्शन। कंसीडर कर लीजिए कि भाई अबे हमारा रूम का जो टेंपरेचर है ये रूम टेंपरेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। ओके, मान लीजिए अगर गर्मी बढ़ गई, टेंपरेचर बढ़ गया 30 से 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। पहले 30 था, इनिशियल कितना था? 30, उसके बाद में कितना हो गया? 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, अब ये कैसा हो, कौन से रास्ते से हुआ होगा? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। बता सकते हैं कि हम इस तरीके से हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ? नहीं ना। मतलब ये वो प्रॉपर्टी होगी सिस्टम की जो पाथ पे डिपेंड नहीं है। ओके ना, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है स्टेट फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज द स्टेट फंक्शन? The property of the system which are depend on initial और final state। हम इसका सिर्फ इनिशियल बता सकते हैं कि भाई इतना इनिशियल 30 था, फाइनल 35। ओके, हम इसका नहीं बता सकते किस तरीके से हुआ, क्या हुआ। तो ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की कहलाती है स्टेट फंक्शन। ओके, और जो पाथ पे डिपेंड नहीं होती है वो कहलाती है पाथ फंक्शन। क्लियर? जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये क्या है? स्टेट फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस। ओके, प्रोसेस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अक्सर क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं इसके ऊपर। प्रोसेस किसे कहेंगे? कि भाई कोई भी ऐसा ऑपरेशन, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसके जरिए से सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चले जाए या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाए। ओके, उसको क्या कहेंगे हम? प्रोसेस। ओके, व्हाट इज द प्रोसेस? ओके, इट इज अ पाथ और ऑपरेशन थ्रू व्हिच द सिस्टम गोज इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। कोई भी ऐसा रास्ता, ऑपरेशन, कोई भी ऐसा काम, वर्क जिसकी वजह से सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चले जाए, उसे कहेंगे हम प्रोसेस। ठीक है? ओके, अब इसकी टाइप्स है, वो टाइप देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अब आइसोथर्मल किसे कहेंगे हम? कि भाई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इनिशियल में जितना था फाइनल में उतना रहे, ताकि हम जब डिफरेंस निकाले, डेल्टा टी निकाले, फाइनल माइनस इनिशियल, आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि दोनों भी क्या रहेंगे? सेम। ओके, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, द प्रोसेस इन व्हिच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, सच टाइप ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर? इसके लिए पैरामीटर याद रखना आपको, थर्मोडायनामिक पैरामीटर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ओके, डेल्टा टी मतलब क्या होता है कि फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस T1। ओके, अब T2 अगर हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा रूम का जो टेम्परेचर था इनिशियल वो था 50 डिग्री सेल्सियस और फाइनल भी है 50 डिग्री सेल्सियस। अगर हम दोनों सेम वैल्यू माइनस करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आता है हमारा? 0। ओके, तो डेल्टा टी क्या है? इसके लिए 0। और याद रखिए कि इंटरनल एनर्जी जो है इस पे डिपेंड है टेम्परेचर के ऊपर। ओके, इंटरनल एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा यू से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा? फिर यहाँ 0। ये पैरामीटर लिखो में, ये लर्न करना आपको, याद करना है। ओके, व्हाट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस? सिंपली आप कैसे बोल सकते हैं? द प्रोसेस इन व्हिच डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, सेकंड आइसोबैरिक। या आइसोबैरिक कहा जाता है इसको? आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, ये लैटिन है बेटा, इसके बैरिक का मतलब यहाँ पर प्रेशर। ओके, आपको पता है आइसो मतलब सेम होता है, थर्म मतलब हीट होती है, टेम्परेचर होता है। जब वहां पर सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर था, अब यहाँ पर क्या हुआ? आइसोबैरिक। बैरिक मतलब प्रेशर, तो सेम प्रेशर। एंड ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या रहेगा? ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। द प्रोसेस इन व्हिच द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, इसके लिए थर्मोडायनामिक पैरामीटर याद रखना आपको, डेल्टा P इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट आइसोकोहेरेंट। अब आइसोकोहेरेंट किसे कहेंगे? कोहेरेंट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। ओके, आइसो मतलब सेम, कोहेरेंट मतलब वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एंड द प्रोसेस इन व्हिच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एक ही डेफिनेशन होगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो एक डेफिनेशन याद कर लीजिए, सारी डेफिनेशन खुद का खुद बोल पाएंगे। आइसोथर्मल किसी काम में, व्हाट इज आइसोथर्मल? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। आइसोकोहेरेंट, आइसोबैरिक किसी काम में? प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। आइसोकोहेरेंट किसे कहेंगे हम? वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। द प्रोसेस इन व्हिच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस।
ओके, और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं v से। अगर मुझे चेंज निकालना है कि वॉल्यूम के अंदर चेंज कितना है, लिखते हैं डेल्टा v। ओके, और अगर इनिशियल में जितना वॉल्यूम था फाइनल में उतना है, तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, यानी डेल्टा v इज इक्वल टू 0। एक बात याद रखना यहां पर ये है, अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वर्क की इन टर्म ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, यानी ऐसा काम जहां पर अपने को जो वर्क है वो वॉल्यूम के कम या ज्यादा होने की वजह से मालूम पड़ रहा है। अगर वॉल्यूम यानी एक्सपांड हो गया, वर्क हुआ। ओके, अगर वॉल्यूम कंप्रेस हो गया मतलब वर्क हुआ। ओके ना, तो अगर अपने को वॉल्यूम प्रेशर के टाइप से मालूम पड़ रहा है यहां पर, तो अगर डेल्टा v इज इक्वल टू 0 है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम जितना था फाइनल वॉल्यूम भी उतना है, और हम बात कर रहे हैं वर्क की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो वहां पर कुछ हुआ ही। ओके, यहां पर w इज इक्वल टू क्या रहेगा, फिर 0। ठीक है, ओके, तो आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोहेरेंट प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखना है अपने को वो एरिया। अब एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहेंगे हम, कि भाई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम ना तो सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, हीट एब्सॉर्ब करता है, ना ही सराउंडिंग को एनर्जी रिलीज करता है। ओके, यानी Q जो है, अमाउंट ऑफ Q इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर, 0। ओके, हम यहाँ पर डेल्टा नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डेल्टा हमेशा उसी क्या लगेगा जो स्टेट फंक्शन होता है। ओके, अब ये जो है ये पाथ फंक्शन है, हीट क्या है, पाथ फंक्शन, तो यहां पर चेंज ऑफ हीट क्या रहेगी, Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, व्हाट इज द एडियाबेटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच सिस्टम नाइदर एब्सॉर्ब हीट और नॉट रिलीज हीट टू द सराउंडिंग, है ना। सराउंडिंग से ना तो वो हीट एब्सॉर्ब करेगा, ना ही सराउंडिंग में हीट रिलीज। इसको हम रिप्रेजेंट क्या बताएंगे, इसके ना पैरामीटर क्या याद रखिए, थर्मोडायनामिक Q इज इक्वल टू 0। Q स्टैंड फॉर हीट, जिसके अंदर हीट क्या रहेगी, 0 रहेगी। सिस्टम के लिए ना तो वो एक्सचेंज करेगा, ना इसे गेन करेगा, ना ही रिलीज करेगा। क्लियर, ओके। इरिवर्सिबल प्रोसेस, और साथ साथ देखना आपको रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। अब देख लीजिए, कोई भी जब हम वर्क करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, जो मान लीजिए मुझे इसको वर्क करना है, यहां पर इसको वर्क करना है, कोई एक सब्सटेंस, कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको फोर्स अप्लाई करूंगा। ओके, यानी ये जो फोर्स है ये क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स। ओके, कुछ ऐसा फोर्स होता है जो इसको अपोज करता है अपने ड्राइविंग फोर्स को, कहलाता है अपोजिंग फोर्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई भी वर्क करना है तो क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहां से डिस्प्लेस करना, मुझे सरकाना है, तो ये वर्क हो जाएगा। आपको पता है वर्क किसे कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि कितना फोर्स अप्लाई करें और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वर्क कहलाता है। मुझे इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसा फोर्स रहेगा जो इसको अपोज करेगा, तो वो कहलाता है अपोजिंग फोर्स। ये दोनों याद रखना है आपको, दो तरह के फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स। ओके, अब क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहेंगे हम, कि भाई ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स नहीं होता। ओके, ये रिवर्स कब नहीं होगा, जहां पर ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। यानी जो ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अपोजिंग फोर्स से कई गुना ज्यादा होगा, इसलिए हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, वर्क कर लेगा। ओके, यानी वर्क हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा प्रोसेस जहां पे ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, प्रोसेस को बोलेंगे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहेंगे हम, सॉरी, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहेंगे हम, ऐसा फोर्स अब ये रिवर्स कब होगा, अगर मान लीजिए हमें इसको क्या करना है, वर्क करना है, तो वर्क करने के लिए क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अरे ये रिवर्स कब होगा, कि जब जितना ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक तो अपोजिंग फोर्स उतना हो, ये स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा हो, वो फोर्स क्या हो जाएगा, फिर फोर्स अपोज करेगा, तो क्या हो जाएगा, फिर प्रोसेस वर्क कैसे हो जाएगा, रिवर्सिबल। तो ऐसा फोर्स जहां पर अपोजिंग फोर्स क्या होगा, एक तो सिमिलर भी हो सकता है, या फिर स्लाइटली स्मॉलर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स। ओके, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस।
ओके, इसके लिए कुछ पॉइंट बता दे रहा हूं आपको डिफरेंस वगैरह के लिए याद रखना है। सबसे पहले तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। ओके, क्या है ये? हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी। ओके, और इरिवर्सिबल प्रोसेस ये रियल प्रोसेस है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी नंबर ऑफ स्टेप की, तो ये जो स्टेप में होता है ये ओनली वन स्टेप में हो जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, और रिवर्सिबल प्रोसेस इनफिनाइट, ये बात याद रखना आपको, इनफिनाइट स्टेप के अंदर होता है। ठीक है, इसके लिए याद रखेंगे आप आइसोथर्मल एक्सपांशन, एग्जांपल के तौर पर आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। ओके, और ये जो प्रोसेस है इसके लिए कोई भी जो भी प्रोसेस वगैरह हम जो भी वर्क करते हैं मैक्सिमम क्या होने वाले इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, बस फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह हम आगे का पार्ट थर्मोडायनामिक्स का।